गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का जो सम्मान आपने दिया हमको यूट्यूब पर, मैं आप सबका आभारी हूँ। आप हमारे जो है हमारी वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को। आप हमारे चैनल को यूं ही प्रेम देते रहेंगे तो हम और अच्छा से अच्छा वर्क कर पाएंगे। हम आपको हिंदी पढ़ा रहे थे, हिंदी में अलंकार पढ़ा रहे थे। अलंकार के तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं अलंकार के। ये हमने आपको बताया था पहली क्लास में कि अलंकार के तीन भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और विधालंकार। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, वो हमने आपको बता दिए थे। उसके बाद अर्थालंकार। अर्थालंकार देखिए, शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो उस अलंकार को हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जब अर्थ के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। उभयालंकार जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ पे उभयालंकार होता है। तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो जब कोई अलंकार अर्थ के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ाता है तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, विभावना इत्यादि जो है वो हम आपको क्रम वाइज एक एक करके पढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो बहुत ही अर्थालंकार में बहुत कारगर होती हैं और यहीं से हमें पहचान मिलती है एक कि कैसे हम पहचाने कि कौन सा अलंकार है इस पर। और ये पेपर में डायरेक्टली पूछा भी जाता है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण गुणधर्म क्या है। ये आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है। तो उपमेय क्या होता है? देखिए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जब किसी वाक्य, किसी जो काव्य में एक दिया होता है काव्य, मान लीजिए आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है और जिसमें ये कहा जाता है कि आप इसमें उपमेय क्या है, तो उपमेय में जिसकी तुलना की जाए अर्थात जो वस्तु वर्तमान समय में प्रस्तुत हो उसे हम उपमेय अलंकार कहते हैं, सॉरी उपमेय कहते हैं। उपमान, देखिए उपमान, उपमान और उपमेय में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ मान, जब कोई हमारा मान होता है मतलब हमारा अतिथि होता है तो वो हमसे सर्वोपरि होता है, अर्थात ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा मतलब प्रसिद्ध होगा, ये प्रसिद्ध होगा और ये छोटा होता है इसकी तुलना में। उपमान और उपमेय में ये अंतर होता है, उपमान बड़ा होता है, क्योंकि देखिए अब इसको याद रखने का बस एक साधारण सा ट्रिक है जिससे अच्छा कोई ट्रिक नहीं हो सकता है कि देखिए यहाँ पे अगर उप हटा दें तो यहाँ पे केवल मान बचता है, यहाँ पे उप हटा देते हैं तो केवल मान बचता है। और मान का मतलब होता है अतिथि, मतलब अतिथि हमसे बड़ा होता है, अर्थात कोई ऐसी वस्तु, जब किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है तो अर्थात वो चीज़ बड़ी होती है, वो प्रसिद्ध होती है, वो उस जिससे तुलना की जाती है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो वहाँ पे उपमान होता है, अर्थात जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। जो वाक्य से तुलना की जाती है, उपमेय क्या होता है? जिस वाक्य की तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है उससे। जैसे एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे, सीता का मुख, सीता का मुख क्या है? वर्तमान समय में हम जब बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट है, वो प्रस्तुत है। चांद सा सुंदर है, चांद किससे तुलना की जा रही है? सीता के मुख की तुलना चांद से की जा रही है, अर्थात चांद क्या हो जाएगा? हमारा उपमान हो जाएगा और सीता का मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए वाचक शब्द क्या होता है? इसमें समानता तुलना करने के लिए जिस शब्द का जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे ही हम वाचक शब्द कहते हैं। साधारण गुणधर्म क्या होता है? उपमेय व उपमान के एक समान गुण को दिखाने वाले शब्द साधारण गुणधर्म कहलाते हैं। अब कैसे पता चलेगा आपको? देखिए यहाँ पे आपको
दिया हुआ है सीता का मुख चांद सा सुंदर है। तो देखिए यहाँ पे सीता का मुख है, ये तो हमें पता चल गया, ये प्रेजेंट है, ये उपमेय हो जाएगा। किससे तुलना हो रही है? चांद से हो रही है, ये उपमान हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच किस चीज को लेकर के तुलना की जा रही है? ऐसी कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर तुलना की जा रही है? वो है सुंदरता। मतलब सीता के मुख की जो सुंदरता है वो चांद की सुंदरता से कंपैरिजन किया जा रहा है, अर्थात वो सुंदरता जो से सुंदर शब्द होगा ये समान, या इसको हम कह सकते हैं साधारण गुण धर्म। ये शब्द जो होगा सुंदर जो होगा यहाँ पे वो साधारण गुण धर्म कहलाए। वाचक शब्द क्या होगा यहाँ पे? सा वाचक शब्द हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से इसको मैं कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन इसको याद रखिएगा हमेशा। उपमेय और उपमान में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बस इतना ही याद रखना है। इसकी तुलना की जाती है, इसकी तुलना की जाती है और इससे तुलना होती है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो आपको याद रखना है। उसके बाद यदि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहाँ के उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ये कई पेपर में पूछा गया है डायरेक्टली कि उपमान क्या है, उपमान का अर्थ क्या है। देखिए मान जब शब्द लिखा होता है, यहाँ पे उप को हटा दीजिए, तो यहाँ मान शब्द हो जाता है। मान मतलब होता है बड़ा। जैसे गांव में कहते हैं ना कि हमारा मान सम्मान बहुत बड़ा, मतलब हमारा मान जो है बड़ा। या हम ये कहते हैं कि अरे ब्राह्मण या हमारे भांजे लोग जो होते हैं वो हमारे मान होते हैं, मतलब हमारे लिए पूज्य होते हैं, हमारे लिए बड़े होते हैं, इसलिए ये बड़ा और प्रसिद्ध होता है। तो जो प्रसिद्ध होगा वही तो मान होगा। तो इसीलिए इसको उपमान कहते हैं और इसको उपमेय कहते हैं। ये प्रस्तुत होता है जब हम कोई बात कह रहे होते हैं तो ये वर्तमान समय में प्रस्तुत होता है, बट ये वहाँ पे प्रस्तुत नहीं होता है, इससे हम तुलना करते हैं। इसकी तुलना इससे की जाती है जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, तो जिस वस्तु से की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं और जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। तो एक बार परिभाषा पे ध्यान देंगे। उपमेय जो है जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द वे शब्द जो समानता एवं तुलना करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। साधारण गुणधर्म उपमेय व उपमान के एक समान गुण को दिखाने वाले शब्द साधारण गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे सीता का मुख चांद सा सुंदर है। देखिए यहाँ पे किसकी तुलना हो जाए? सुंदरता की बात हो रही है। सीता के मुख की सुंदरता और चांद की सुंदरता की बात हो रही है, तो यही हो जाता है साधारण गुण धर्म। ठीक है बच्चों, इतना याद रखिएगा। और ये बहुत ही देखिए स्लोली पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए एकदम क्लियर करते हुए चलिए। आपको कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन पूरा पढ़ना है। और आप लगातार इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको यकीन मैं दिलाता हूँ आप 40 में 39, 35 प्लस आप 101% लाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप इसको एक बार कॉपी में नोट कर लेंगे, कॉपी में नोट करिए, तब तक हम आगे इसके बाद आगे बताते हैं। देखेंगे अलंकार के आगे हम देखेंगे पहला उपमा अलंकार अर्थालंकार का जो है अर्थालंकार
में हम पहले उपमा अलंकार को पढ़ा रहे हैं। उपमा अलंकार जो होता है, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। जिस वाक्य में, जिस काव्य में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। किसकी तुलना? मतलब जो प्रस्तुत है, जो अप्रस्तुत है, उससे तुलना की जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पे देखिए, देखेंगे जैसे उपमेय अभी हमने बताया था उपमान। देखो, मान से ही हमें पता चल गया कि इसमें जो है कोई प्रसिद्ध वस्तु, मतलब जब किसी छोटी चीज की या कोई ऐसी अप्रसिद्ध वस्तु है या कोई भी ऐसी जनरल वस्तु है, उसकी तुलना एक बड़े या प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला पूर्ण उपमा अलंकार, दूसरा लुप्त उपमा अलंकार। देखिए, पूर्ण उपमा अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमेय भी हो, उपमान भी हो, वाचक शब्द भी हो और साधारण गुण धर्म भी हो। कहने का मतलब, जो अभी हमने आपको महत्वपूर्ण बातों में बताई थी, महत्वपूर्ण बातें, कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती है, ये चारों चीजें जिस काव्य में दी होंगी वहां पे पूर्ण उपमा अलंकार होगा, मतलब पूरी होंगी। उपमेय भी होगा, उपमान भी होगा, वाचक शब्द भी होंगे और साधारण गुण धर्म भी होंगे, वहां पे पूर्ण उपमा अलंकार होगा। लुप्त उपमा अलंकार में क्या होगा? उपमान होगा, उपमेय होगा, उपमान होगा, वाचक शब्द और साधारण गुण धर्म होगा। लेकिन इसमें से लुप्तोपमा का ही मतलब, देखिए लुप्त उपमा और पूर्ण उपमा में देखिए, कोई एक सिर्फ शब्द को पकड़ने की कोशिश करें। पूर्ण मतलब पूरी तरीके से, लुप्त मतलब कोई एक चीज होगी जो लुप्त होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए पूर्ण उपमा मतलब पूरी, पूर्ण, जब कोई जितने चारों चीजें हैं वो पूर्ण रूप से, पूर्ण उपमा का मतलब, पूर्ण का मतलब ये पूरी चीजें, लुप्त उपमा का मतलब कुछ चीजें लुप्त होंगी। तो इन चार में से कोई चीज ऐसी लुप्त है, एक भी चीजें लुप्त है, तो वहां पे मान लीजिए कि वाचक शब्द वहां पे नहीं दिया है, तो वहां पे लुप्त उपमा होगा। साधारण गुण धर्म तो रहना ही रहना, ज्यादातर आपको यहाँ पे वाचक शब्द नहीं मिलता है। अब आगे जैसे देखते हैं उपमा अलंकार की पहचान क्या होता है। देखिए, पहचान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाचक शब्द हैं जिनको याद रख लेना है, डायरेक्टली 1-2 बार पढ़ेंगे आपको हमेशा याद हो जाएगा। जिन पंक्तियों में निम्नवाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। ये पहचान है, सा से सी सम, सा से सी सम, समान, सदृश्य, सरिस, इव, तुल, ज्यों, लव, जैसे, इमी, जिमी, ऐसा इत्यादि शब्द आते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा आपको यहां से लेकर ये और इतने ही केवल याद रख लेना। सा से सी सम, समान, सदृश्य, सरिस, इव, तुल, लव, ज्यों, जैसे, इमी, जिमी, ऐसा, इसको हमें याद रख लेना है। और ये जिन पंक्तियों में आ जाएंगे वहां पर आपका उपमा अलंकार, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि व्यतिरेक अलंकार है कि विभावना अलंकार है? इसकी पहचान करने के लिए देखिए, हमारे सामने पहला ही वर्ड मिल गया सरिस, हमें वाचक शब्द जो है वो मिल गया सरिस। यहाँ पे वाचक शब्द जो मिला, वाचक शब्द वो मिला सरिस। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ाया था आपको उपमा की पहचान में कि जब वाचक शब्द, ये निम्नवाचक शब्द हैं,
जो आपको प्रयुक्त हो जाए, सा से, सी, सम, समान, सदृश, सरिस, ईव, तुल, लव, ज्यों, जैसे, इमी, जिमी, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए सरिस शब्द आपको बताया था हमने, और यहाँ पे सरिस शब्द का प्रयोग हो गया, अर्थात यहाँ पे सरित वाचक शब्द हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार होगा। ठीक है। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, देखिए यहाँ पे से शब्द का प्रयोग हो गया, अर्थात वाचक शब्द से आ गया। वाचक शब्द जो है, वाचक शब्द से का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। अब देखिए अगर हम इसको अलग अलग देखें, अब देखिए पीपर पात, पीपल का पत्ता जो है, सरिस मन डोला, मन की तरह डोल रहा है। पीपल का पत्ता जो है, जैसे मन विचलित होता है, मन कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ जाता है, इसी तरीके पीपर का पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो पीपर के मन कैसे डोला, जैसे पीपर का पत्ता क्या है, हमेशा ऐसे हिलता रहता है, इसी तरीके मन जो है वो इधर उधर भाग रहा है। तो पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, तो पीपल का पत्ता क्या हो जाएगा, इसमें जो है चाहिए कर ले। हाँ तो देखेंगे क्या हम बता रहे थे, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, मन जो है किसके समान डोला, पीपल के पत्ते के समान। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, अर्थात यहाँ पे ये उपमान होगा, ये उपमेय होगा। ये क्या होगा, वाचक शब्द। यहाँ पे पीपल का जो पत्ता है, मन उसकी तरह डोल रहा है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। यहाँ पे उपमेय होगा, उपमान होगा, उपमेय अलंकार होगा, उपमान होगा, सॉरी उपमेय होगा, यहाँ पे उपमान होगा। ये मन की तुलना जो है, इससे की तुलना जिससे की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वही उपमान होता है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, सीता का मुख चांद सा सुंदर है। देखिए यहाँ पे सीता के मुख की तुलना चांद से की जा रही है, सुंदर। देखिए सीता के यहाँ पे सीता के मुख की तुलना किससे की जाएगी, चांद से। तो चांद क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। क्या होगा, उपमान। सीता का मुख क्या हो जाएगा, उपमेय। क्या होगा, उपमेय। उसका गुणधर्म क्या है, साधारण गुणधर्म जो है वो हो जाएगा उसका सुंदरता, क्योंकि तुलना किस की गई है, सुंदरता की गई है। और साधारण वाचक शब्द क्या हो जाएगा, वाचक शब्द सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, समान गुणधर्म भी है, अर्थात चारों चीजें हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ये पूर्ण उपमा अलंकार होगा। अगर इसमें से एक भी चीज जैसे ये कह दिया जाए, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, पूर्ण उपमा समझ में आ गया, जब चारों चीज हों। जैसे लिख दिया जाए, मुख चांद सा है। देखिए यहाँ पे मुख की तुलना किससे की गई, चांद से की गई। साधारण वाक्य, मुख चांद सा है।
मुख की तुलना चांद से की गई, इसलिए मुख क्या हो जाएगा, उपमेय। क्या हो जाएगा, उपमेय। चांद क्या हो जाएगा, उपमान। से क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। लेकिन इसमें देखिए साधारण गुणधर्म नहीं दिया गया है। साधारण गुणधर्म यदि नहीं दिया गया है तो देखिए इसमें नंबर 1 पे आपका उपमेय है, उपमेय है। दूसरा उपमान भी है। तीसरा वाचक शब्द भी है, वाचक शब्द भी है। चौथा यहाँ पे साधारण गुणधर्म अनुपस्थित है। अर्थात 3 चीजें हैं लेकिन चौथी चीज नहीं, एक चीज लुप्त है। इसलिए अब इस अलंकार को हम लुप्तोपमा अलंकार भी कह सकते हैं, अलंकार कहेंगे, यही कह सकते हैं। ठीक है। मुख चांद सा है, यहाँ पे उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, साधारण गुणधर्म अनुपस्थित है, इसलिए लुप्तोपमा अलंकार होगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही कारगर चीज है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 40 में से 35 प्लस लाने का, आपको नंबर दिलाने का मेरा वादा है। कोई भी चीज मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं आएगी। आप इसको बस एक एक करके पढ़िएगा, आसानी से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये जो चीजें मैं आपको ट्रिकी बेसिस बता रहा हूँ, उस चीज को एकदम याद रखना है। 1-2 बार पढ़ेंगे अपने आप ये याद हो जाएगा। सबसे दिक्कत होती है अलंकार को पहचानने में ही। अलंकार, रस, छंद, ये सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं। और जो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जल्दी आपको एक वीडियो लाने वाला हूँ, रीजनिंग का भी वीडियो लाने वाला हूँ। और साथ में आपको मैं बता दूं कि अभी हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी की बात करें। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार अब मिले हुए हैं, अब तक जितने बटे हुए हैं, उनकी मैं एक वीडियो लाऊंगा। उस वीडियो में जो ट्रिक दी होगी, जो ट्रिक बताई जाएगी, वो आपको कभी याद नहीं करनी है। कभी ट्रिक याद नहीं करनी है, केवल आपको पुस्तक का नाम याद रखना है। पुस्तक का नाम और लेखक का नाम याद होगा, और आपको न लेखक के नाम याद रखना है, न पुस्तक का नाम याद रखना है। जैसे वहाँ पुस्तक का नाम पूछा जाएगा, तुरंत आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, A, B, C और D, 4 ऑप्शन मिलेंगे। इस 4 में से आप अपने मन, जैसे पुस्तक का नाम पढ़ेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये लेखक का नाम है। आपको बहुत ही आसान सा कंटेंट मिलेगा, बहुत ही ट्रिकी बेसिस कंटेंट मिलेगा, और कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आएगी, ये हमारा आपसे वादा है। और आप निश्चिंत होकर के आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। और हमारा चैनल आपको आज ही नहीं, हमेशा आपको फ्री क्लासेज देता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।